हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। सभी एग्जाम्स को देखते हुए बायोलॉजी के सब्जेक्टिव क्लास को कंटिन्यू किया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को अच्छा से देखें और समझें। जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। हमारा आज का टॉपिक है कवक और पादप जगत। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, जिसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक में हरित लवक और वर्णक नहीं पाया जाता है, जिस कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। कवक विषमपोषी होते हैं, अर्थात मृतोपजीवी, परजीवी या सहजीवी सभी होते हैं। कवक विषमपोषी होते हैं। कवकों में अवशोषण द्वारा पोषण होता है। कवकों में अवशोषण द्वारा पोषण होता है। और संसार में सबसे बड़ा कवक का लाभ यह है कि यह अपमार्जक के रूप में काम करता है। उसका अगला है कवकों में प्रजनन बीजाणुओं द्वारा होता है। कवक में प्रजनन बीजाणु द्वारा होता है। आगे है कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन और तेल के रूप में होता है। कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजेन के रूप में होता है। उसके बाद अगला है कवक की मोटाई कितनी होती है? तो इसकी मोटाई 0.5 माइक्रोन से लेकर 100 माइक्रोन तक होती है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻³ मिलीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोन का मतलब 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग माइक्रोन कहलाता है। एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर? तो 10⁻³ मिलीमीटर या 10⁻⁻6 मीटर। 1 मिलीमीटर का 1000वां भाग 1 माइक्रोन कहलाता है। उसके बाद आगे है पेनिसिलिन जो बनता है एंटीबायोटिक, वह किससे बनता है? तो यह पेनिसिलियम नामक कवक से बनता है। पेनिसिलियम नोटेटम कवक से ही बनता है। तो अगला है पनीर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किस कवक का? तो पनीर बनाने में एस्परजिलस कवक का उपयोग किया जाता है। एस्परजिलस का प्रयोग पनीर बनाने में होता है। आगे है न्यूरोस्पोरा कवक का क्या उपयोग है? तो जीव रसायन और जेनेटिक कार्यों में शोध के लिए इसका उपयोग होता है। न्यूरोस्पोरा कवक का उपयोग जीव रसायन और जेनेटिक कार्य में शोध के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे कवक से मनुष्य और पौधों में रोग भी उत्पन्न होते हैं। कवक से मनुष्यों में होने वाले कुछ रोग देखते हैं। कवक से मनुष्य में होने वाले रोग है पहला दम्मा यह संक्रामक रोग है। एग्जाम्स में बार बार आते हैं, इनमें से कौन सा 4 बीमारी का नाम दे देगा और पूछ देगा इसमें से कौन सा बीमारी, कौन सा रोग संक्रामक नहीं है। तो दम्मा एक संक्रामक रोग है और यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। उसका अगला है दाद, यह भी संक्रामक रोग है और यह त्वचा को प्रभावित करता है। खुजली भी कवक से होता है। एथलीट फुट जिसे हाथी पाँव भी बोलते हैं या एलिफेंटेसिस रोग बोलते हैं, इसमें भी यह भी कवक से होता है। उसका अगला है गंजापन, बाल उड़ जाता है, यह भी कवक से होता है। तो दम्मा एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। दाद यह ट्राइकोफाइटोन लेस्कोसन नामक कवक से होता है। एथलीट फुट टीनिया पेडिस से होता है। गंजापन टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। तो ये सभी बीमारी जो है दम्मा, दाद, खुजली, एथलीट फुट और गंजापन, हाथी पाँव, एलिफेंटेसिस रोग, ये सभी कवक से होने वाले रोग है जो मनुष्यों में होते हैं। अब कुछ वन लाइनर्स क्वेश्चंस भी देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है भारतीय माइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और भारतीय माइकोलॉजी के जनक जे बटलर को कहा जाता है। तो अगला है कवक की स्पीसीज संख्या कितनी होती है? तो कवक की स्पीसीज संख्या 1 लाख होती है। एक कोशिकीय कवक ईस्ट है। ईस्ट कैसा कवक है? तो एक कोशिकीय कवक है, इसमें मात्र एक कोशिका होती है। जटिल कवक है मशरूम। कवक की प्रजनन इकाई बीजाणु है। बीजाणु द्वारा ही प्रजनन होता है कवक में। दवा एर्गोट जो है वह किस कवक से मिलता है? तो यह कोएलिसेप्स परपेरिया से मिलता है। एग्जाम्स में पूछा गया, एसएससी एग्जाम्स में ये पूछा गया है दवा एर्गोट किससे मिलता है? तो क्लेविसेप्स परपेरिया से मिलता है। लाइकेन की आकृति प्रदान करता है कौन? कवक प्रदान करता है। लाइकेन किससे बनता है? तो कवक और शैवाल को मिला के लाइकेन बनता है। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है।
कवकों की कोशिकावृत्ति देख चुके हैं, काइटिन की बनी होती है, और शैवालों की कोशिकावृत्ति सेलुलोज की बनी होती है। यही प्रति जीवाणु की कोशिकावृत्ति किसकी बनी होती है, तो वह पेंटिडोगल केन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिकावृत्ति पेंटिडोगल केन की बनी होती है। शैवाल की कोशिकावृत्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला है लाइकेन की खोज किसने की थी, तो लाइकेन की खोज तुलासने ने की थी। लाइकेन के संरचना का सर्वप्रथम विवरण या अध्ययन किसने किया, लाइकेन की खोज तो तुलासने ने की, लेकिन लाइकेन की संरचना का सर्वप्रथम अध्ययन डी बेरी ने किया था, डी बेरी। अगला है एफ्लाविस किससे बनता है, तो यह कवक से बनता है। एग्जाम्स में पूछा जाता है एफ्ला खाद्य विषाक्तन किससे होता है, तो यह कवक से होता है। एफ्लाविस कवक से बनता है। डबल रोटी बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो सैक्रोमाइसेज का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। डबल रोटी बनाने में सैक्रोमाइसेज का प्रयोग किया जाता है। अगला है एक कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। कौन सा कवक है जो कवक और उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, तो माइकोराइजा। उसके बाद आगे है लाइकेन में कवक और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध क्या कहलाता है, तो यह हेलोटिज्म कहलाता है। लाइकेन बनता है कवक और शैवाल से, और कवक और शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसको हेलोटिज्म बोलते हैं। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या बोला जाता है, तो सेक्सिकोल्स बोला जाता है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। यह भी एसएससी एग्जाम्स में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहा जाता है, तो सेक्सिकोल्स कहा जाता है। जापान के लोग किस लाइकेन की सब्जी खाते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जापान के लोग किस लाइकेन का सब्जी खाते हैं, तो यह इंडोकार्पन का सब्जी खाते हैं। मिर्गी की दवा किस लाइकेन से बनती है, कल के एनटीपीसी CBT 2 के एक सेट में ये क्वेश्चन मिला है, जो मिर्गी की दवा किस लाइकेन से बनती है, तो यह परमेलिया से बनती है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। जापान के लोग किस लाइकेन का सब्जी खाते हैं, तो यह इंडोकार्पन का वो लोग सब्जी खाते हैं। और मिर्गी की दवा किस लाइकेन से बनती है, तो वह परमेलिया लाइकेन से बनती है। उसके बाद कुछ पादप जगत के बारे में भी देख लेते हैं आज के वीडियो में। वीडियो चूँकि लंबा हो जाएगा इसलिए थोड़ा ही देखेंगे। पादप जगत को निम्न आधार पर बांटा गया है। पहला, पादप शरीर के प्रमुख घटक विभेदित है या नहीं। जो पादप शरीर है उसका विभेदन होता है जड़ तना पत्ती में या नहीं होता है, तो उसके आधार पर पादप जगत को बांटा गया है। दूसरा, पादप शरीर में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक उपस्थित है कि नहीं है, उसके आधार पर पादप जगत को बांटा गया। और तीसरा, पादप शरीर में बीज धारण की क्षमता है या नहीं, इसके आधार पे पादप को बांटा गया है। तो पादप जगत को तीन आधार पे बांटा गया है। पहला कि प्रमुख घटक विभेदित है या नहीं, दूसरा जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक है उपस्थित या नहीं, और तीसरा बीज धारण की क्षमता पादप शरीर में है या नहीं। पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम्स और फेनोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। आज वीडियो के लास्ट में थैलोफाइटा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का शरीर थैलस कहलाता है, नाम से ही स्पष्ट है, थैलस थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का शरीर थैलस कहलाता है। पादप शरीर जड़ तना और पत्ती आदि में विभक्त नहीं होता है। संवहन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है, और इस वर्ग के पौधे शैवाल कहलाते हैं। और शैवाल की कोशिकावृत्ति सेलुलोज की बनी होती है। थैलोफाइटा के बारे में क्या देखें, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह क्या है, तो थैलोफाइटा है। इसका शरीर थैलस होता है। पादप शरीर जड़ तना पत्ती इसमें विभेदित नहीं होता है, विभक्त नहीं होता है। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता है। एग्जाम्स में इस तरह से पूछे जाते हैं, थैलोफाइटा में संवहन ऊतक पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो इसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधे शैवाल कहलाते हैं। अब शैवाल के कुछ उपयोग देख लेते हैं। जैसे पहला, क्लोरेला का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं वो अपने केबिन में उसको उगाते हैं। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्री उसी को खा के प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। अगला है लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है।
किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लैमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। बिहार एसआई का मेंस एग्जाम का डेट आ गया 24 अप्रैल, तो इसको देखते हुए दिन को दिन और रात को रात बिल्कुल ना समझे, खूब पढ़े। अगला है, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है? तो लैमिनेरिया से। जापान के लोग किस कवक को खाते हैं? तो इंडोकार्पन को खाते हैं। और किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से। सिंडेस्मस का प्रयोग सिंगल सेल प्रोटीन SCP के रूप में किया जाता है। सिंडेस्मस का प्रयोग, यह भी शैवाल है, और इसका प्रयोग SCP के रूप में होता है। तो SCP क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसका अगला है नॉस्टक एनाबीना। एनाबीना और नॉस्टक बहुत फेमस है। तो नॉस्टक और एनाबीना और केल्प का उपयोग खाद के रूप में होता है। एनाबीना, नॉस्टक और केल्प का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। इस सब एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। क्लोरेलिन नामक एंटीबायोटिक क्लोरेला से ही बनाई जाती है। यह सवाल है। लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। तो हम लोग बायोलॉजी के इस चैप्टर को देखें, कवक और पादप जगत के बारे में। कवक पूरा कंप्लीट लगभग हो गया है, और पादप जगत के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।